आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आईएएस 18 के बारे में, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 के बारे में, जो कि रेवेन्यू के साथ डील करता है। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि रेवेन्यू होता क्या है। कंपनी की जो भी इनकम जनरेट की जाती है नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस के थ्रू, उसको रेवेन्यू कहा जाता है। जो कि नॉर्मली कंपनी गुड्स को सेल करके इनकम कमाती है, उसे रेवेन्यू कहा जाता है नॉर्मली। अभी हम अगर रेवेन्यू की एग्जांपल देखें तो लेट सपोज एक कंपनी है XYZ कंपनी, जो कि फूड आइटम्स को सेल करती है। लेट सपोज के फूड आइटम्स को सेल करके कंपनी 20,000 रुपये कमाती है। तो अब ये जो 20,000 रुपये उसने अपनी नॉर्मल एक्टिविटी मतलब फूड को सेल करके कमाए हैं, इसे कंपनी कहेगी कि ये रेवेन्यू है। तो अब आईएएस 18 में हम जानेंगे कि कंपनी रेवेन्यू किसे कहेगी और रेवेन्यू को किस तरह से और कब रिकॉर्ड किया जाएगा। इस आईएएस में हम देखेंगे कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनीज आईएएस 2 को क्यों इस्तेमाल करती हैं। फिर हम देखेंगे कि आईएएस 2 में कौन कौन सी डेफिनेशंस को कवर किया जाता है। उसके अलावा हम ये देखेंगे कि कंपनी अगर सेल ऑफ गुड करती है तो वो किस तरह से अपने रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेगी। फिर हम ये जानेंगे कि अगर कंपनी कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है तो तब वो किस तरह से अपने रेवेन्यू को रिकॉर्ड करेगी। और फिर हम देखेंगे कि कंपनी अगर इंटरेस्ट, रॉयल्टी या डिविडेंड अर्न कर रही है तो अर्निंग क्योंकि उसका रेवेन्यू है, तो इस केस में कंपनी किस तरह से अपने रेवेन्यू को आईएएस 18 के मुताबिक रिकॉर्ड करेगी। तो अब सबसे पहले जानते हैं कि कंपनी का आईएएस 18 को इस्तेमाल करने का क्या ऑब्जेक्टिव है और आईएएस 18 का क्या ऑब्जेक्टिव है कि कंपनी के रेवेन्यू को वो किस तरह से ट्रीट करेगी। बेसिकली इस स्टैंडर्ड को मतलब आईएएस 18 को इसलिए सेट किया गया है ताकि कंपनी ये जान सकें कि उसने अपने रेवेन्यू का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से परफॉर्म करना है। और अगर सब जगह पर तमाम कंपनीज एक ही रेवेन्यू ट्रीटमेंट करती हैं तो इससे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं उनको अंडरस्टैंड करना कंपनीज के लिए और दूसरे लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है, कंपनीज जो हैं वो आईएएस 18 का इस्तेमाल करती हैं। अब ये जो आईएएस 18 है, ये इस आईएएस 18 में जो रेवेन्यू है वो किस तरह अराइज किया जाता है, वो कौन सा रेवेन्यू होता है जो कि कंपनी कमा सकती है। तो कंपनी या तो सेल ऑफ गुड करके रेवेन्यू अर्न करेगी, या फिर कंपनी सर्विसेज को रेंडर या सर्विसेज प्रोवाइड करके रेवेन्यू उसका अराइज होगा, या फिर कंपनी क्या करेगी कि कंपनी का जो कोई एसेट है जो कोई दूसरा पर्सन इस्तेमाल कर रहा है, तो उस एसेट को इस्तेमाल करने की वजह से कंपनी जो है वो इंटरेस्ट, रॉयल्टीज या डिविडेंड को अर्न करेगी, जिसको हम कहेंगे कि ये कंपनी का रेवेन्यू है। अगर उसने अपने कोई एसेट जो है वो आगे रेंट पे दिए हुए हैं या उस कंपनी के एसेट कोई और पर्सन यूज कर रहा है, तो उससे आने वाली ये 3 तरह की इनकम्स जो है वो कंपनी ट्रीट करेगी आईएएस 18 में। तो इन तमाम रेवेन्यूज को कंपनी आईएएस 18 में ट्रीट करती है। कंपनी के आईएएस 18 का ऑब्जेक्टिव यही है कि ये जो 3 तरह से रेवेन्यू आ रहे हैं इनको रिकॉग्नाइज किया जाए। अब सेकंड नंबर पे हमने बात की थी कि हम ये देखेंगे कि कंपनी आईएएस 18 के मुताबिक कौन कौन सी डेफिनेशंस को कवर करती है। तो नॉर्मली तो हमने रेवेन्यू की डेफिनेशन पढ़ ली कि जो भी कंपनी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी के थ्रू पैसे अर्न करती है उसे कंपनी रेवेन्यू कहती है। लेकिन आईएएस 18 के मुताबिक रेवेन्यू की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से है कि कंपनी जो भी ग्रॉस इनफ्लो करेगी, कंपनी में जो भी पैसे आएंगे इकोनॉमिक बेनिफिट के तौर पर, जो कि ऑर्डिनरी एक्टिविटी की वजह से आएंगे, मतलब ऑर्डिनरी एक्टिविटी की वजह से आने वाले जो इकोनॉमिक बेनिफिट हैं उनके इनफ्लो को कंपनी रेवेन्यू कहती है आईएएस 18 के मुताबिक। और इस रेवेन्यू की वजह से, इस इकोनॉमिक बेनिफिट की वजह से दूसरी जो रेवेन्यू की कंडीशन दी गई है वो ये दी गई है कि कंपनी की इक्विटी में इंक्रीज होना चाहिए।
इस बेनिफिट की वजह से कंपनी की इक्विटी में अगर इंक्रीज होगा तो उस ग्रॉस इनफ्लो को कंपनी का रेवेन्यू कहा जाएगा IAS 18 के मुताबिक। लेकिन दूसरी ही जगह पर IAS 18 ये कहता है कि अगर कोई इक्विटी होल्डर्स ने कंट्रीब्यूशन कर दी है इक्विटी में, मतलब शेयर होल्डर्स ने कोई नए शेयर्स खरीद लिए हैं जिसकी वजह से इक्विटी इंक्रीज करेगी, तो इस तरह की चीज को कंपनी रेवेन्यू कंसीडर नहीं करेगी। रेवेन्यू सिर्फ वो होगा जो कि ऑर्डिनरी एक्टिविटी की वजह से इकोनॉमिक बेनिफिट होगा और उसकी वजह से जो इक्विटी इंक्रीज करेगी सिर्फ उसी ग्रॉस इनफ्लो को रेवेन्यू कहा जाएगा। अगर किसी और वजह से इक्विटी इंक्रीज करती है तो उसे कंपनी रेवेन्यू नहीं कंसीडर करेगी IAS 18 के मुताबिक। उसके बाद दूसरी जो डेफिनेशन आती है वो हमारे पास आती है इंटरेस्ट की, क्योंकि यहाँ पे हमने बात की थी कि कंपनी जो भी इंटरेस्ट अर्न करेगी या रॉयल्टी या डिविडेंड अर्न करेगी उसे कंपनी रेवेन्यू कंसीडर करेगी। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो डेफिनेशन आएगी, तो इंटरेस्ट बेसिकली क्या होता है कि कंपनी जो भी मनी लेंड करती है, मतलब जो भी पैसे कंपनी उधार पर किसी और कंपनी को या किसी और पर्सन को देती है, उससे आने वाली जो रेगुलर पेमेंट होगी उसे कंपनी इंटरेस्ट कंसीडर करेगी। जिस तरह से नॉर्मली जो है वो बैंक्स की इनकम होती है इंटरेस्ट में, वो किस तरह से कि लेट सपोज किसी बैंक ने लोन दे दिया है 50,000 रुपीज का अपने एक क्लाइंट को। अब इस 50,000 रुपीज पर 10% एनुअल इंटरेस्ट लग रहा है जो कि बैंक की इनकम है। अब क्योंकि ये बैंक की इनकम है और अगर हम 50,000 का 10% लें तो ये हमारे पास 5,000 रुपीज की इनकम आ जाती है। अब ये इनकम बैंक ने क्यों अर्न की है? क्योंकि कंपनी ने, मतलब बैंक ने पैसे उधार दिए थे अपने क्लाइंट को और उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट लग रहा था, उसके ऊपर कुछ कॉस्ट पे कर रहा था क्लाइंट। तो जितनी क्लाइंट कॉस्ट पे करेगा उसे हम कहते हैं इंटरेस्ट। IAS 18 के मुताबिक इस इंटरेस्ट को भी हम यहाँ पर देखेंगे कि इसको कब रिकॉर्ड करना है। उसके बाद सेकंड जो हमारे पास डेफिनेशन आ रही है वो आ रही है रॉयल्टी की, जिसको हमने कहा था कि कंपनी इसको भी कंसीडर करेगी। अब रॉयल्टी क्या होती है? बेसिकली कंपनी ने जो एसेट ओरिजिनली क्रिएट किए हुए होते हैं, जिससे हम बात करें तो कॉपीराइट की बात आती है कि कॉपीराइट को कोई और पर्सन इस्तेमाल नहीं कर सकता। या कंपनी है, जिसमें ऊपर हमने फूड कंपनी की बात की थी, फूड कंपनी ने अपना कोई फार्मूला बनाया हुआ है या अपनी कोई रेसिपी बनाई हुई है, तो अब क्या होगा कि ये रेसिपी कोई और नहीं यूज कर सकता। अब क्या होगा कि कंपनी अपनी इस रेसिपी को दे देगी किसी और कंपनी को और उसके बदले में जो पैसे हैं वो कमाने शुरू कर देगी। तो जब भी कंपनी अपना ओरिजिनली क्रिएटेड एसेट किसी इंडिविजुअल को देती है ताकि वो उसका इस्तेमाल कर सके, तो जो इंडिविजुअल जिसने कंपनी का एसेट लिया है वो लायबल होता है कि वो उसको पेमेंट करे। तो ये जो लीगल बाइंडिंग पेमेंट होती है इसे कंपनी रॉयल्टी कहती है। इसके बाद डिविडेंड आ जाता है। जिस तरह डिविडेंड को हम नॉर्मली पढ़ चुके हैं कि डिविडेंड प्रॉफिट का वो हिस्सा होता है जिसको शेयर होल्डर्स के दरमियान तकसीम किया जाता है। तो प्रॉफिट का ऐसा हिस्सा जो कि शेयर होल्डर के दरमियान तकसीम किया जाता है, और अगर कंपनी ने रिसीव करना है डिविडेंड तो वो कंपनी का रेवेन्यू हो जाएगा और उसको भी IAS 18 के मुताबिक ट्रीट किया जाएगा। अब लास्ट जो डेफिनेशन आती है वो आती है फेयर वैल्यू की। IAS 2 हमें फेयर वैल्यू भी डिफाइन करके देता है कि फेयर वैल्यू क्या होती है। तो वो अमाउंट जिस पर किसी भी एसेट को एक्सचेंज किया जा सकता है और दूसरी पार्टी विलिंग होती है कि वो आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन की बेसिस पर, मतलब जितनी मार्केट में प्राइस चल रही है उसकी बेसिस पर इस एसेट को खरीद लेगा, तो उस प्राइस को जिस पर पार्टी विलिंग हो जाती है इस एसेट को खरीदने के लिए मार्केट कंडीशंस के मुताबिक, उसे कहा जाता है फेयर वैल्यू, जिसको हम पिछली वीडियोस में भी डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ तक हमने वो सब डेफिनेशंस देख ली जो कि IAS 18 कवर करता है। अब हमने ये देखना है कि कंपनी अपने रेवेन्यू को किस तरह से मेजर करती है।
तो IAS 18 के मुताबिक कंपनी जो भी ट्रांजैक्शन करेगी या जो भी सेल करेगी उससे आने वाली कंसिडरेशन जो है या तो वो रिसीव हो जाएगी या वो रिसीवेबल होगी। तो उस चीज से रिलेटेड जो फेयर वैल्यू होगी उस कंसिडरेशन की, उसको कंपनी एज अ रेवेन्यू रिकॉर्ड करेगी। मतलब जिस तरह से लेट सपोज एक कंपनी है XYZ कंपनी जो कि ग्लास को सेल कर रही है। लेट सपोज कि जो रिसीवेबल है जो आने वाले पैसे हैं ग्लास से वो है 10,000 रुपीज, लेकिन इसी की जो फेयर वैल्यू आ रही है उसे हम कह देते हैं कि वो है 12,000 रुपीज। तो कंपनी अब क्या करेगी कि फेयर वैल्यू की बेसिस पर रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेगी। मतलब ग्लास को बेचकर जो रेवेन्यू रिकॉर्ड किया जाएगा वो 12,000 का किया जाएगा, क्योंकि 12,000 जो है वो फेयर वैल्यू है, ना कि 10,000 रुपए की फेयर वैल्यू आ रही है। इसी तरह से अगर फेयर वैल्यू कम होगी, 8,000 रुपए की होगी, तब भी रिकॉर्ड फेयर वैल्यू ही की जाएगी, दूसरी वैल्यू नहीं जो कि कंपनी ने एस्टिमेट की थी। तो पहला मेजरमेंट का स्टेप ये हो गया कि कंपनी फेयर वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन जो है उसको रिकॉग्नाइज करेगी एज अ रेवेन्यू। अब IAS 18 के मुताबिक जो सेकेंड स्टेटमेंट आती है मेजरमेंट ऑफ रेवेन्यू से रिलेटेड, उस स्टेटमेंट के मुताबिक जो कोई कंपनी किसी और पर्सन के बिहाफ पर अमाउंट रिसीव करेगी उसे हम नहीं कहेंगे कि ये रेवेन्यू है। जैसे कि लेट सपोज सेल्स टैक्स हो गया। अब यहाँ पर अगर 10,000 रुपए के 12,000 रुपए, क्योंकि फेयर वैल्यू है, 12,000 रुपए के ग्लास सेल हो रहे हैं, तो लेट सपोज इसके ऊपर सेल्स टैक्स लगता है 17%। तो अब यहाँ पर इस 12,000 रुपए में 17% भी एडेड है, तो कंपनी इस सेल टैक्स मतलब इस 17% को रेवेन्यू मेजरमेंट में कंसीडर नहीं करेगी। मतलब इस 17% को निकाल कर कंपनी अपने रेवेन्यू को कंसीडर करेगी और रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज भी करेगी। तो आज की इस वीडियो में हमने देख लिया कि कंपनी किस तरह से अपने रेवेन्यू को मेजर करेगी और कौन कौन सी डेफिनेशन IAS 18 जो है वो कवर कर रहा है। इसके अलावा हमने ऑब्जेक्टिव्स देख लिए IAS 18 के। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये जानेंगे कि कंपनी किस तरह से अगर सर्विस प्रोवाइड करे तो अपने रेवेन्यू को रिकॉर्ड करेगी, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और डिविडेंड को किस तरह से रिकॉर्ड करेगी, और सेल ऑफ गुड में किस तरह से अपने रेवेन्यू को जो है वो रिकॉग्नाइज करेगी।